नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, जातीय गणना जो ये बिहार वालों ने कराई है, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन ये क्या ओवरनाइट शुरू हुआ? क्या इसकी कोई हिस्ट्री भी है? हमारी टीम ने इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन करी है और पूरी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने लेके आने वाला हूँ, फ्रॉम हिस्ट्री टिल नाउ। ये क्यों हो रहा है, किसने शुरू किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कुछ मिलने वाला है, या कोई ऐसा ही षड्यंत्र रचाया जा रहा है किसी को फेल करने के लिए। ये सारी बातें आपसे करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो ये नीतीश कुमार है, ये राजनीति में और जो इसकी जो रणनीति है, इसके मामले में इसने मोदी जी को बड़ी बार मात दी है। ये खेलबाज है, ऐसे नहीं है, ये बहुत पुराना खिलाड़ी है। और अगर नरेंद्र मोदी को भी ये मात दे गया, दैट मीन्स कुछ तो बात है। चलिए बात करते हैं। और आपने कभी सुना होगा कि कबीर कभी कहते थे, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन रणनीति जो है या राजनीति है, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है, इसमें चलता है बहुत कुछ। अब चुनाव है, चुनाव चौखट पर खड़े हैं। जाति का जो ये मोल है, ये जो वैल्यू है, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोहिया जी एक होते थे, उन्होंने एक बार बोला था कि 100 में से जो 60 लोग हैं वो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं। अभी नीतीश कुमार ने भी एक सर्वे करवाया, उसके अंदर भी उसके जो आंकड़े हैं वो 60% ही हैं। इतने सालों में इतने दशक निकल गए, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ा नहीं। अब ये देखिए, नीतीश कुमार ये कौन है? ये अपने टाइम का इंजीनियर है, मुख्यमंत्री रह चुका है, फिर भी अपने आप को ये आज भी बोलता है मैं पिछड़ा हुआ आदमी हूं। वैसे ही है जैसे हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं। 2 पीढ़ियां हो गई, 3 पीढ़ियां हो गई, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी अपने आप को दलित और पिछड़ा हुआ मानते हैं और ये गर्व से बोलते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। अब ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कई तो मुख्यमंत्री रहे हुए अपने आप को दलित बोलते हैं, पिछड़ा हुआ बोलते हैं, चाहते हैं कि दुनिया में हमारी बराबरी आए, हमें इक्वालिटी मिले। लेकिन जब बात करेंगे तो यही बात करेंगे, हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। उसमें इनको, क्योंकि उसमें इनकी राजनीति चलती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये इतनी पीढ़ियों से पिछड़े हुए और दलित बनकर ये अपने ही लोगों का हक भी मार रहे हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। अब चलिए, अगर हम शर्म की बात कर ही रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार, ये तो चलो हमें सब पता ही है कि कितने बड़े शर्म के लोग हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना ही दोस्त लालू यादव, उसकी पूरे परिवार के साथ एक इतना ब्यूटीफुली ट्रिक प्ले किया कि इसकी बात मत पूछो। जैसे कि जब ये गणना हुई, उसमें बड़े ही बारीक तरीके से, महीन ढंग से नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार की सत्ता में जो यादव है, यादव की भागीदारी आबादी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मुसलमान की जो आबादी है वो यादव से अधिक है, लेकिन सत्ता में उनकी जो भागीदारी है यादव कुल से बहुत ज़्यादा कम है। मात मिल गई लालू यादव को। अब याद कीजिए, लालू यादव ने भी अपने टाइम पर एक बार बोला था कि नीतीश कुमार जैसा सांप आपने कभी देखा नहीं होगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि वो ये बातें क्यों बोल रहे थे। मुफ्त में तो कोई बोलते नहीं है, लालू यादव भी। एनीवेज, अभी नीतीश कुमार के जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स में है कि बिहार के अंदर 14% तो यादव हैं, 17% जो है वो मुसलमान हैं, और इसी तरह जो बाकी परसेंटेज है वो है कोई पिछड़ी हुई जाती है, कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जाती है। लेकिन उनकी जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर भागीदारी 0% है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो यदुवंशी लोग हैं, क्या आपको नीतीश कुमार की जो ये शय है इसको समझ पा रहे हैं, या हमेशा की तरह आप हारने के बाद ही समझोगे जब चिड़िया खेत चुग चुकी होगी? मुझे लगता है आपको बाद में समझ आएगी, कोई बात नहीं। वैसे भी जो नीतीश कुमार है, ये कौन है? ये एक कुर्मी है, बैकवर्ड क्लास, लेकिन 2.5 दशक से, 25 ईयर से ये मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। लेकिन आप भी समझते हैं चुनाव का टाइम है भाई, ये जो चुनाव है इसके अंदर ये तो सब कुछ चलता ही रहेगा। नाउ, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिसको बोलते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिसर्च टीम, उसने बताया है
कि जो बिहार की गेम है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें अभी और रिसर्च बाकी है, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ कर बताया है कि हमारी गणना हुई ही नहीं, हमारे गांव में कोई आया ही नहीं। इन्होंने फर्जी रिपोर्ट, जैसे ये फर्जी नेता है वैसी ही रिपोर्ट निकाल दी है, और नीतीश कुमार ने बोला कि यस हम गणना दोबारा से कराएंगे, इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं। एनीवेज, क्योंकि मुसलमान जो थे उनकी तो इन्होंने गणना करी नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, गणना तो इनको सिर्फ हिंदुओं की करनी है, क्योंकि बांटना था हिंदू को। एनीवेज, अब आप बात है कि जो पंडित हैं, जो ये पॉलिटिकल पंडित्स हैं, इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो पिछड़ी जाति हैं इसके लिए जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बहुत बड़ा कोई काम करने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि जो नरेंद्र मोदी हैं ये राजनीति में तो बहुत आगे हैं, लेकिन जाति में अभी भी अपने आप को नरेंद्र मोदी भी पिछड़ा हुआ ही बताते हैं। 3 टर्म चीफ मिनिस्टर, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार बनने की पूरी उम्मीद है, लेकिन कहते क्या है, मैं चाय वाला हूं। अभी भी पिछड़े बन के रहते हैं, कहते हुए भी इनको शर्म नहीं आती। बेशक वो नीतीश कुमार है, लालू है, कोई भी है, बेशक वो मोदी जी हैं, इन सबको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती आज भी ये बोलते हुए कि भाई हम एडवोकेट हैं बैकवर्ड क्लास के, लेकिन अपने आप को अभी भी बैकवर्ड ही बोलते हैं। ये मोदी जी हैं, एक सिर्फ थोड़ा सा कम बोलते हैं इस चीज़ों के बारे में, लेकिन काम वही करते हैं जो कभी चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, जितने यादव थे जो वो काम करते थे वही काम मोदी जी भी करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास की बात करेंगे, लेकिन क्या मोदी जी आपने जो अपर क्लास है उसके हित की कभी बात करी आपने? नहीं, कभी भी नहीं करी। ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी है, आजम खान है, ये कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करते, ये हमेशा मुसलमानों की बात करेंगे, उसके अलावा उनकी राजनीति में कुछ है ही नहीं। बस ये है कि जो वो लोग हैं ओवैसी टाइप्स, ये खुलेआम मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जी पर्दे में रहकर छुप के बात करते हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए जो नरेंद्र मोदी हैं ये कार्ड क्यों खेलते हैं? इन्होंने ओबीसी का कार्ड खेलते हैं, हमेशा राजनीति करते हैं इसके ऊपर भी, और इसके कारण जो कांग्रेस का युवराज पारसी राहुल गांधी, इसके जैसा पखंडी आदमी भी मैदान में कूदा और तेजी से ऊंचे ऊंचे ओबीसी का जयकारा लगाने लग गया, ललकार लगा रहा है, और जैसे मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये भौंकना शुरू कर दिया इसने भी, ओबीसी। मोहब्बत की दुकान में जैसे ये जहर बेच रहा है आप सबके सामने है। सोचिए, पारसी जो है, टाटा भी पारसी है, पप्पू भी पारसी है। टाटा ने देश को कहां से कहां ले गया, उसकी इमेज को कहां लेके जा रहा है, और पप्पू देश को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेपैंदी का लौटा है जो सबको दिखाई देता है। आज कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, लेकिन कहाँ लुढ़केगा इसको खुद को भी पता नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आपको याद है, उसके जैसे लोगों के साथ ये शामिल हो गया। लेकिन और जिसको बोलते देश को बांटने के लिए इसने कोई भी काम ऐसा छोड़ा नहीं है जिसमें ये हरकतें ना हो। बिल आता है, बिल को फाड़ देता है, ऐसी बेवकूफ़ों वाले काम करे हैं इसने कि पहाड़ खड़ा कर दिया इसने, और लोग इसको पप्पू बोलते हैं, कोई रीज़न है। लेकिन अपनी इमेज को चमकाने के लिए पंक्चर वाला, कंडक्टर, कूली, किसान, कभी भारत तोड़ो यात्रा, फोटो सेशंस कर करके दुनिया के कैमरे वाले पागल हो गए हैं। और अब इसने नया मैथ शुरू कर दिया है, ओबीसी भी, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना ओबीसी का ये मैथ्स का टेबल पढ़ाते हैं, वही काम अब राहुल गांधी ने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या भारत की जो राजनीति है उसमें ये जो जाति वाला कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या इसके बिना हमारी जो गवर्नमेंट है वो बन नहीं सकती? भाई मेरी जो एनालिसिस है वो कहती है इसके बिना चलती ही नहीं है, शुरू ही नहीं होती है, और इसके बिना दौड़ती भी नहीं है। आज की डेट में तो ये और सुपर फास्ट स्पीड पर बढ़ गई है, लेकिन क्या ये अभी शुरू हुई है? लेकिन नहीं, ये नेहरू के टाइम से है। नेहरू भी अपने टाइम पर मुस्लिम जो तड़का था
वो लगा के रखते थे। हिंदू मुसलमान करके ये सेकुलर राजनीति करते थे, पाखंड करते थे, राजनीति तो नहीं करते थे। ब्राह्मण जो थे वो फिर भी इनकी पार्टी में हमेशा टॉप पोजीशंस पे रहते थे। कम्युनिस्ट के अंदर भी यही हाल था, हमने देखा है चीज़ को। और तभी मैं बोलता हूँ कांग्रेस और जो ये आपके कम्युनिस्ट हैं, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं दोगले, ये हमेशा से रहे हैं। बातें करेंगे अल्पसंख्यक की ना, ओबीसी और ये जो सारे पिछड़े हुए लोग हैं इनकी, लेकिन रूल करेगा हमेशा अपर क्लास वाले। अब जो इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आई, उन्होंने भी सेम काम किया नेहरू से लेकर, उन्होंने छेड़खानी नहीं करी और इसलिए इन्होंने राज किया बड़े टाइम पर। गंद डाला वीपी सिंह ने। वीपी सिंह जब आए उन्होंने मंडल कमीशन बनाया। शरद यादव थे उनके पास, उनका सलाहकार। उन्होंने बोला तुम तड़का लगा दो मंडल का, और टोपी तो उन्होंने डाली हुई थी मौलाना वाली, सारा टाइम डाल के रखते थे। और शरद यादव ने क्या किया, शरद यादव ने वीपी सिंह को समझाया कि भाई तुम मंडल को लागू करो, उसके बाद अंबेडकर से ज़्यादा तुम पॉपुलर हो जाओगे पूरे भारत में, गांव गांव में तुम्हारी मूर्तियां लग जाएंगी। वीपी सिंह ने उस बहकावे में, उस जाल में वो फंस गए। और वीपी सिंह ऐसा आदमी था, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लिख के दिया था फाइल के ऊपर कि अगर मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी। और वही वो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने मंडल को पूरे देश में लागू करवा दिया। और इसके कारण क्या हुआ, इतने जूते खाए उन्होंने। और इसकी आड़ में जो ये दूसरे चोर थे, लालू, मुलायम, मायावती, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया उस वक्त जाति के नाम पर कि पूछो मत। और जब सारे हाथ धो रहे हों तो बीजेपी भी कुछ ना कुछ तो करेगी। भाइयों बहनों, बीजेपी ने क्या किया, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने मंडल की काट निकाली, कमंडल, और सफल हो गए। देखिए देश उस वक्त ऑलरेडी हिंदू मुसलमान में बटा हुआ था, लेकिन अब अपर क्लास में और ओबीसी में उसमें भी बट गया। नफरत की जो आग थी वो बढ़ने लग गई। और हुआ क्या, बीजेपी पहले उत्तर प्रदेश में जीती, फिर केंद्र में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार बन गई। और वीपी सिंह कहाँ गए, वीपी सिंह ना घर के रहे ना घाट के रहे, धोबी का कुत्ता, ना दोनों तरफ से जूते खाए उसने। बैकवर्ड क्लास ने भी जूते मारे, और उसके बाद जो राजपूत थे उसको सपोर्ट करने वाले, उन्होंने भी उसके पिछवाड़े पर लात मारी। और आज तक वीपी सिंह गालियां खा रहा है इस हरकत के कारण। एनीवेज, अब बात आते हैं जो ये मंदिर मस्जिद का जो तड़का है ना, ये अब आज की डेट में ये खुलेआम सामने आ गया। हम देखते हैं कांग्रेस वालों को, ये खुलेआम मुसलमानों की तारीफ करते हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस पहले छुप के करती थी वो अब इतनी बुखलाई हुई है कि उसने खुलेआम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस है, इसे एक चीज समझ आ गई कि जो ये मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी के सामने जितने माइनॉरिटी जो वोट बैंक है, ये पिटता है हमेशा। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज, ये दोनों इतना ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, लेकिन माइनॉरिटी की वोट जो वो वोट बैंक है वो कम भी होता जा रहा है और पिटता भी जा रहा है, पिटता के जा रहा है। अब तो ये अस्त हो चुका है, डूब चुका है। कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा आपको याद होगा, जाति पर ना पाति पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये एक पत्रकार थे जिन्होंने नारा दिया था, बहुत चला था, और कांग्रेस को इतना फायदा हुआ था इस नारे से कि मैं बता नहीं सकता आपको। और ये कहते भी हैं कि जितना बड़ा नेता हो उतना बड़ा नारा भी होना चाहिए। लेकिन उस वक्त थी इंदिरा गांधी, और आज कौन है, राहुल। तो राहुल के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा नारा चल सकता है। इसलिए आज वही जो कांग्रेस है वो भभकती हुई सबसे ज्यादा जाति कर रही है। इन्होंने कभी भी ओपनली इतना जाति का काम नहीं किया था, या बढ़ावा या बातें नहीं करी थी। आज क्योंकि राहुल गांधी जैसा आदमी इनकी बागडोर को संभाल रहा है, इन्हें भी जाति का सहारा दोबारा से ओपनली लेना पड़ गया। लेकिन उस चक्कर में जितने भी ये जाति वाले ओपोनेंट्स हैं, जिनके कट्टर दुश्मन थे, उनके साथ भी इन्होंने हाथ मिला दिया। अब कांग्रेस एक गलती भी कर रही है, वो भूल रही है कि उसके सामने कौन है। उसके सामने खड़ी है जाति और धर्म की एक बहुत बड़ी सेना। बोलते थे महाभारत में अक्षौणी सेना,
जो सारे शस्त्र और शास्त्र से भली भांति लैस है, सारे छल कपट, सारे पखंड से लैस है ये ये भाजपा की इनविंसिबल सेना, ये ना अपराजय सेना जिसको बोलते हैं। और चला कौन रहा है? अमित शाह, चाणक्य, जिसने मंडल और कमंडल इन दोनों के गैप को पूरा भर के एक नए हिंदू को उसने खड़ा कर दिया। सनातन का उसके ऊपर इन्होंने एक मुखौटा या वर्क भी लगा दिया है। लोकसभा में जो लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें जितने भी दाव पेच कांग्रेस ने जितने भी ट्रैप्स खड़े किए बीजेपी के लिए, बीजेपी की जो ये धार्मिक और जातीय सेना है उसके सामने एक सेकंड में वो सभा हो जाते, वो खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज सीख ली है कि लोहे को लोहा ही काटता है। जैसे अभी हुआ कि एक कंट्री एक इलेक्शंस, इसके बीच में उन्होंने सारी अपोजिशन को फंसा के रखा, लेकिन जब बिल आया तो वुमेन रिजर्वेशन बिल, भाई ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें, और वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी खड़ा हो, सब ने समर्थन दे दिया। 100% वोटें इनके बिल को मिल गई, वो पास हो गया। 15-20 साल से लटका हुआ बिल एक सेकंड में पास हो गया। अब बताइए कि आगे क्या होगा? अब आगे क्या होने वाला है? मोदी जी, इन्होंने मुसलमान वोट बैंक जो था ना, उसके नारे को तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। अब उन्होंने नारा पकड़ लिया महिला वोट बैंक, दैट्स इट। एक नया किला खड़ा कर लिया है। अपर क्लास, लोअर क्लास को उसका भी एक वोट बैंक उन्होंने खड़ा कर लिया। इस किले को तोड़ने की पावर किसी लालू आलू राहुल टाइप में है ही नहीं। अब आप देखिए, जब ये विमेंस बिल आया उसमें सभी कहने लगे ये बिल हमारा है, ये तो हम लेकर आए थे। लेकिन भाजपा के बिल के अंदर स्वाहा हो गए। 370 में भी हमने देखा यही हुआ। ये सारे रंगबाज कुछ नहीं कर पाए। ये जो खेल है धर्म के तड़के वाला, ये भाजपा बहुत आगे उस इन सबसे। और 2024 के जो इलेक्शंस हैं, भाजपा के आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल है उसमें वैक्सीन हो, ऑक्सीजन को लेकर कांग्रेस समेत सभी ने इतना कुछ इन्होंने गंद डालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कांग्रेस वाले भूल गए हैं कि लोग भूलते नहीं इतनी जल्दी से। जो भूल भी गए उन्हें याद दिलाने के लिए अभी जो मूवीज बनने आ गई हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स बन गई, कभी केरला फाइल्स बन गई, सुमित जैन आ गया, इन्होंने आकर इनका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। देखिए, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जैसे G20 हुआ, चंद्रयान की ऐसी सफलता थी कि पूरी दुनिया को हमने हिला के रख दिया। लेकिन ये जो सफलताएं हैं, G20 हो गया, चंद्रयान हो गया, वंदे भारत ट्रेन हो गई, रेलवे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ने शुरू हो गई हैं, हमारा जो एयरपोर्ट्स हैं वो पहले से दुगने हो गए हैं, सड़कों का पूरे देश में एक जाल बिक चुका है, मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, शौचालय हैं, गैस आदि हैं। भाई, इससे भाजपा को वोट नहीं मिलने वाले, ये भाजपा भी जानती है। इतना काम करने के बाद भी अगर मिलते हैं वोट, तो अगर मिलते होते वोट तो कर्नाटक और हिमाचल में ऐसी हार बीजेपी को नहीं मिलनी थी। देश जितना मर्जी आगे निकल जाए, जितनी मर्जी प्रगति कर ले, लेकिन जो देश का वोटर है वो, मैंने भी अपनी एनालिसिस में देखा है, वोट जाति और धर्म के नाम पर ही देते हैं लोग। ये एक वेल नोन फैक्ट है, कोई सीक्रेट नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर जो वोट मांगने का कानून, ये एक अपराध है। लेकिन मैं एक बहुत ही गंदा वर्ड यूज करने वाला हूं अभी आपके सामने, वो है कमीनगी। ये कमीनगी वाला वर्ड है, लेकिन कौन सा नेता है जो ये कमीनगी वाली हरकत नहीं करता? वो बेशक नरेंद्र मोदी हो, बेशक को कांग्रेस हो, बेशक कम्युनिस्ट हो, बेशक कोई भी हो, ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से आगे निकलते हैं दूर दूर तक। अभी जो हालत चल रही है, बीजेपी इस गेम को समझ चुकी है और बाकियों से बहुत आगे निकल गई। नीतीश कुमार जैसे लोग भी उनके सामने अब पानी भरते हैं।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो बीजेपी है, इसका जो ये धर्म और ये जो जाति वाला कार्ड है, इसका जो इनके पास ये फॉर्मूला है, इसके लिए ऑपोजिशन के पास कोई तोड़ क्यों नहीं है? उसका रीज़न है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है ना, वो अर्जुन भी हैं और वो कृष्ण भी हैं। ये नहीं है तो अभिमन्यु नहीं है नरेंद्र मोदी। उन्हें मालूम है कैसे जाना है और कैसे दूसरे को ध्वस्त करके मुझे वापस भी आना है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला टाइम नहीं है कि एक वोट से बीजेपी हार गई थी। बीजेपी ने लोहे से लोहे को टकराने का फॉर्मूला निकाल लिया है और ये जो है, और अपनी जो इनकी धार है ना तार की, ये उस लोहे से उसको तेज भी करते जा रहे हैं। आपको एक कविता धार वाली याद आ रही होगी, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। और बीजेपी हमेशा अपनी धार पर ही काम करती है कि कैसे मुझे अपनी तलवार को तेज रखना है और ओपोनेंट्स का गला काटना है। तो दोस्तों, जातीय और धार्मिक जो कसौटी है ना, नरेंद्र मोदी की धार ये दिखेगी 2024 में, जब 2 लोकसभा के जो चुनाव होंगे। चंद्रायन हो, G20 हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों का जाल, ये सब खिलौने हैं। सरकार बनेगी किस पे? जाति पे और धर्म पर। और जो ऑपोजिशन है, इसका रोना होगा, उसके खिलौने होंगे EVM, ED और ये आपका अदानी, ये उनके लिए सिर्फ खिलौने हैं। और जो चुनावी गणित है उसमें जाति और धर्म, इसी के लोहा का यही लोहा काम आएगा। ये नेहरू के टाइम से ऐसे चलता आ रहा है। नरेंद्र मोदी और मोदी की जो भाजपा है, इसने सारा लोहा बटोरकर उस पर अपनी धार बड़ी कुशलता से तेज करनी सीख ली है, क्योंकि देश और चुनाव संविधान से चलता है, ना कि कानून से। देश और चुनाव चलता है धर्म से, जाति से, माफिया से। यही 3 खंभे हैं हमारे चुनाव के। आप मानिए ना मानिए, लेकिन हमारे देश में जो हमारा लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, कार्यपालिका है, ये भी इसी से चलती है। और फिर बात वही है, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। यकीन ना हो तो देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टैचू है सरदार पटेल का, वो भी लोहे का स्टैचू है। गांधी भी गुजरात से, पटेल भी गुजरात से, लेकिन गांधी जी पिछड़े हुए नहीं थे, सरदार पटेल पिछड़े हुए थे, इसलिए सरदार पटेल का स्टैचू बनाया गया। और आप देखिए, नेहरू जो थे, नेहरू के टाइम से गांधी एक मजबूरी थे। मजबूरी का नाम गांधी हमने बड़ी बार सुना है और ये हमेशा ही मजबूरी ही रहेंगे। अंबेडकर भी ऐसी ही मजबूरी का नाम था। लेकिन जो पिछड़ी जाति, जो सरदार पटेल पिछड़ी जाति के थे, उनके स्टैचू का आपको अगर वज़न पता हो, वो 1700 टन उसका वज़न है। उसका जो पैर है, उसके पैर की ऊंचाई है 80 फुट, हाथ की ऊंचाई 70 फुट, कंधे की ऊंचाई 140 फुट और चेहरे की ऊंचाई 70 फुट की है। इस स्टैचू में लोहा तो बहुत लगा, लेकिन उस लोहे को यूज़ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो धार है तलवार की, उसी लोहे में उन्होंने तीखी करी है और धार इतनी दे दी कि अभी तक कोई भी कांग्रेसी, कोई कम्युनिस्ट, कोई लालू, नीतीश, राहुल, कोई उस मूर्ति को झांकने भी नहीं गया। क्यों? ऐसा क्या था कि वो इतना डरते हैं सरदार पटेल की मूर्ति से? डरते नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि ये भाजपाई जो नरेंद्र मोदी की धार है, जो वो तेज कर रहे हैं उस मूर्ति से, इसलिए नहीं गए और ये कभी जाएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। धार इतनी तेज है कि ये भयभीत हो जाते हैं कि उसके पास जाएंगे तो ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति है जाति की, ये मूर्ति है ओबीसी की और ये इनको तंग करती रहेगी और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों, आपको मैंने एक नटशेल में समझाना था कि नीतीश कुमार
जो ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जाति का, ये भारत की राजनीति में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। नरेंद्र मोदी खुद इस कार्ड को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ भी करते हैं, अपने आप को चाय वाला बोलकर आज की डेट में। और इन्हें मालूम है कि मुझे अगर इस देश के इलेक्शंस को जीतना है तो मुझे धर्म और जाति इन दोनों को इकट्ठा करके आगे चलना पड़ेगा। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि इस देश के लोग जो हैं वो कब ये जो बढ़ते हैं, हम रविंद्र पंचोली जी जो हमारे शो पे आते हैं वो हमेशा बोलते हैं हिंदू बटा गला कटा। और कांग्रेस चाहता है, ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं कि हिंदू बट जाए। जैसे ही बटेगा इसका गला काटना आसान होगा, बीजेपी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। लेकिन जो मेरी गणना है या जो हमारी टीम की जो एनालिसिस है वो यही कहती है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि इन्होंने भी अपने नंबर्स और जो ये इन्होंने रणनीति बनाई हुई है वो बहुत स्ट्रांग है। अपोजिशन भी कम नहीं है, इसीलिए ये सारे आंकड़े बार बार आ रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ इज कि बिहार की जो आंकड़े हैं वो प्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी कि ये गलत बनाए गए हैं, ये सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए हैं। और एक नया नारा देने की कोशिश की जा रही है कि जितने नंबर्स उतने हक। दैट मीन्स हिंदू को कंप्लीटली बांटा जाए इनटू जातियां और ये चोर हमारे ऊपर आज हावी हो जाएं 24 में आकर। उसके बाद इन्होंने जो हमारे गले काटने हैं दोस्तों, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी तो 1000 साल में जो हमारे साथ हुआ हिंदुओं के साथ वो कुछ भी नहीं था जो ये लोग सारे मिलकर करने वाले हैं। राहुल गांधी की तो स्टेटमेंट भी है कि हम एक बार गवर्नमेंट में आ जाएं, फिर हम मोदी की जो सपोर्टर्स हैं उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि सपोर्ट क्या होती है और इन्हें परमानेंटली सीधा किया जाएगा। दैट मीन्स हम सबको कन्वर्ट किया जाएगा या मुसलमान में या क्रिश्चियन में, और हम घृणा करेंगे अपने आप को हिंदू बोलते हुए, जैसे हम 2014 से पहले करते थे। वी वर नॉट प्राउड टू कॉल आवर सेल्स हिंदू। तो 9 सालों में हमने अपने आप को भारत के वंशज और अपने आप को हिंदू बोलना शुरू किया है प्राउडली, इससे पहले नहीं था। दोस्तों अब मैंने आपको पूरा समझा दिया एक नटशेल में कि ये जाति वाला स्यापा क्या है, क्यों किया जा रहा है। समझ जाओ जितनी जल्दी समझ सकते हो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।